मुगल और इस्लामी शासन के दौरान कब्जाए गए मंदिरों को वापस लेने से रोकने वाले कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट POWA के बचाव में कांग्रेस पार्टी उतर आई है। उसने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के समर्थन में एक याचिका दायर की है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की वैधता पर चल रही सुनवाई में पक्ष बनने के लिए पहुंची है। कांग्रेस ने कहा है कि यह कानून देश में सेक्युलरिज्म बचाने के लिए जरूरी है। उसने कहा कि यदि कानून में कोई बदलाव हुआ तो इससे देश का सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने अपने वकीलों के माध्यम से दायर की है। याचिका में कांग्रेस ने कहा, आवेदक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के संवैधानिक और सामाजिक महत्व पर जोर देने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहती है, क्योंकि उसे आशंका है कि इसमें कोई भी बदलाव भारत के मजहबी एकता और सेक्युलरिज्म को खतरे में डाल सकता है और इससे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो सकता है। कांग्रेस ने आगे कहा कि वह सेक्युलरिज्म को बचाए रखना चाहती है और जब कानून बना था तो लोकसभा में जनता पार्टी के साथ वह बहुमत में थी। कांग्रेस ने कहा क्योंकि कानून बनाने के लिए वह अपने सांसदों के माध्यम से जिम्मेदार थी, ऐसे में उसे सुप्रीम कोर्ट के भीतर इसका बचाव करने के लिए मौका दिया जाए। कांग्रेस ने दावा किया कि इस कानून के विरोध में डाली गई याचिकाओं में गलत दावे किए गए हैं। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि इससे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। कांग्रेस ने याचिका में यह भी गलत कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप पक्षपाती है, क्योंकि यह केवल हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदायों के सदस्यों के लिए लागू है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को देखने से ही पता लगता है कि यह सभी धर्मों के बीच समानता को बढ़ावा देता है और याचिका में बताए गए धर्म के लोगों से अलग व्यवहार नहीं करती है। यह सभी धर्मों के पूजा स्थलों के लिए समान रूप से लागू है और 15 अगस्त 1947 के अनुसार उनकी स्थिति का पता लगाता है और उसे स्थापित करता है। इस कानून को हिंदुओं की तरफ से सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय और बाकी संगठनों ने चुनौती दी है। वहीं मुस्लिमों की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत ने याचिका दायर की है। इस मामले में नई याचिका ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने दायर की। उनका कहना है कि वह भी प्रभावित है। मुस्लिम चाहते हैं कि इस कानून के खिलाफ दायर की गई याचिकाएं खारिज कर दी जाए और कानून को पूरी तरह से लागू किया जाए। उनका कहना है कि कानून के तहत अब किसी भी मुस्लिम मजहबी स्थल का दावा नहीं किया जाना चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष ने कहा कि इस कानून के जरिए उन सभी धार्मिक स्थलों को कानूनी मान्यता दे दी गई जिनका स्वरूप 1947 से पहले बदल दिया गया था। हिंदू पक्ष ने कहा कि इस कानून की धारा 2, 3 और 4 को रद्द कर दिया जाए। हिंदू पक्ष ने कहा कि कानून के चलते उन धार्मिक स्थलों को भी वे वापस नहीं ले सकते जिनको आक्रांताओं ने तोड़ा था। हिंदू पक्ष ने इस कानून को संसद में पास किए जाने का भी विरोध किया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह ऐसा कानून है जो लोगों को न्यायालय के दरवाजे खटखटाने से रोकता है। ऐसे में यह असंवैधानिक है। हिंदू पक्ष ने इसके अलावा कानून की संवैधानिकता पर भी प्रश्न उठाए हैं। इस मामले को लेकर 12 दिसंबर 2024 को सुनवाई की थी। इसकी सुनवाई CJI संजीव खन्ना की बेंच ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में आदेश दिया था कि अब देश की अदालतों में कोई भी ऐसी याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी जिसमें किसी मजहबी स्थल की स्थिति को लेकर चुनौती दी गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में केंद्र सरकार से एक हल्फनामा दायर करने को कहा था। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं वाला बयान तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में शनिवार को राहुल के खिलाफ असम की राजधानी गुवाहाटी में एक FIR दर्ज की गई। हाल ही में उन्होंने भाजपा और RSS द्वारा संस्थाओं पर कब्जा करने के आरोप लगाए थे। इसी दौरान उनका यह इंडियन स्टेट वाला बयान भी सामने आया था। शिकायतकर्ता मोनजीत चेतिया की शिकायत पर दर्ज FIR में दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान का विशेष रूप से जिक्र किया गया है। राहुल के बयान के बाद बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया था। उन्होंने इसे राहुल की देश विरोधी मानसिकता करार दिया था। असम में इस वक्त हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार है। RSS प्रमुख मोहन भागवत द्वारा
कुछ हफ्तों पहले अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख को भारत की सच्ची आजादी के रूप में मनाए जाने की बात कही थी। इस पर रिएक्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस ने एक संस्था पर कब्जा कर लिया है और अब हम भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। यह एफआईआर गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 152 और 197 एक डी के तहत दर्ज की गई है, जिसका मतलब है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य करना। यह एक गैर जमानती अपराध है। राहुल गांधी द्वारा भारतीय राज्य के साथ लड़ाई का जिक्र करने के बाद भाजपा ने उन पर भारत को तोड़ने और हमारे समाज को विभाजित करने की दिशा में काम करने का आरोप लगाया है। अपनी शिकायत में चेतिया ने लिखा है कि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक मंच पर दिया गया बयान जो वर्तमान में विपक्ष के नेता का पद संभाल रहा है, कहा गया है कि यह कोई साधारण राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। वे भारत की अखंडता और स्थिरता के लिए एक सीधी चुनौती पेश करते हैं, जिसके लिए तत्काल कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। अपनी राय इस वीडियो पर जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को सुझाव दिया है कि केजरीवाल की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के जवानों को तैनात न किया जाए। यह सुझाव ऐसे समय में आया है जब बीते दिनों एक खुफिया रिपोर्ट में केजरीवाल को खालिस्तानी तत्वों से जान का खतरा बताया गया था। केजरीवाल को धमकी की बात 14 जनवरी को सामने आई थी, जबकि गृह मंत्रालय ने यह सुझाव बीते हफ्ते दिल्ली पुलिस को दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह पत्र गृह मंत्रालय ने पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस को भेजा था। इसमें कथित तौर पर सिफारिश की गई है कि दिल्ली में रहने के दौरान केजरीवाल की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के कर्मियों को तैनात किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मंगलवार को दिल्ली पुलिस को पंजाब पुलिस का एक पत्र मिला था। इसमें दावा किया गया था कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर अलगाववादी तत्व हमला कर सकते हैं, उनकी जान को खतरा है। सूत्रों ने बताया कि पत्र में कहा गया है, विश्वसनीय इनपुट के मुताबिक विदेश में मौजूद खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। यह भी पता चला है कि हमला करने का काम पंजाब के 2 अज्ञात युवकों को सौंपा गया है। यह दोनों इस काम को अंजाम देने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। केजरीवाल के चुनाव प्रचार के दौरान या किसी अन्य जगह पर हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस के इस इनपुट के बाद केजरीवाल की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इस इनपुट को ध्यान में रखते हुए अपने जवानों को अलर्ट रहने को कहा है। बता दें कि फिलहाल केजरीवाल को दिल्ली पुलिस से Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। इसके तहत उन्हें पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, 2 एस्कॉर्ट्स, वॉचर, सशस्त्र गार्ड और तलाशी करने वाले कर्मी समेत करीब 60 सुरक्षा कर्मी मिलते हैं। दिल्ली में चुनावों के चलते इन दिनों केजरीवाल प्रचार में बिजी है। धमकी की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने बुधवार को कहा था कि जब तक मेरा जीवन लिखा हुआ है तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। भगवान हमारे साथ है, वे मेरी रक्षा करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार केजरीवाल पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला हो चुका है। वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पंजाब की महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। बताया जा रहा है कि यह प्रदर्शन पंजाब चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा न करने को लेकर था। जानकारी के मुताबिक पंजाब की महिलाओं के एक समूह ने अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और दावा किया कि पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान उनके द्वारा किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि इन महिलाओं को अब हिरासत में लिया गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि ये महिलाएं पंजाब की नहीं बल्कि कांग्रेस की है। एक महिला ने हिरासत में लिए जाने के दौरान कहा, हम हमारी बात रखने के लिए अमृतसर से आए हैं। आपने जैसे पंजाब की महिलाओं के साथ धोखा किया, वैसा धोखा दिल्ली की महिलाओं को मत देना।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस को करने दीजिए प्रदर्शन, चिंता मत करिए, जनता को भरोसा है, उनको आम आदमी पार्टी पर भरोसा है। पंजाब की महिलाएं नहीं हैं, पंजाब की महिलाएं हमारे साथ है, ये यहीं की महिलाएं हैं, कांग्रेस की महिलाएं हैं जो प्रदर्शन कर रही है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिएगा लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन ने सभी का ध्यान खींचा है और इस बार किसान नेता राकेश टिकैत भी संगम में स्नान के लिए पहुंचे। महाकुंभ की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने योगी सरकार की खुलकर तारीफ की। टिकैत ने कहा, सरकार और सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए फिर भी व्यवस्था शानदार रही। संगम में स्नान के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए टिकैत ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के महाकुंभ को लेकर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अगर भीड़ नहीं दिख रही तो भीड़ भेज दे। सरकार ने रेल, बस और टोल फ्री कर दिया है, जिससे आना है वो आए। राजनीति को अलग रखकर ऐसे आयोजनों में शामिल होना चाहिए। साथ ही गंगा स्नान करके लोग नशा और बुरी आदतें छोड़कर जाए, यही महाकुंभ का संदेश है। अखिलेश यादव ने हाल ही में महाकुंभ की व्यवस्थाओं और सरकारी आंकड़ों पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि कई ट्रेनें खाली जा रही है और सरकारी खर्च बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। इसके जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने के बजाय सबको इस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनना चाहिए। गौरतलब है कि मकर संक्रांति के अवसर पर अखिलेश यादव ने हरिद्वार में गंगा स्नान किया था। उन्होंने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, मां गंगा का आशीर्वाद लिया। प्रयागराज जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि संगम तब जाएंगे जब मां गंगा उन्हें बुलाएगी। महाकुंभ 2025 के लिए प्रशासन की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार की सराहना हो रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। राकेश टिकैत जैसे नेता का सरकार के कामकाज की तारीफ करना इस आयोजन की सफलता को और मजबूत करता है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 जनवरी को अपने आवास पर पत्रकारों से संवाद में कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कुंभ में आने के सवाल पर कहा, जिसकी श्रद्धा हो आए, हम स्वागत के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गंगा स्नान पर कहा, अच्छा है, सबको करना चाहिए, बढ़िया है, करना ही चाहिए। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि योगी सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को लेटर लिखा है कि कुंभ में क्राउड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए उनको यहां ट्रेनिंग ले रहे युवा आईपीएस ऑफिसर कुंभ में आए और यहां क्राउड मैनेजमेंट को सीखें। यूपी सरकार के युवा ऑफिसर्स को भी 15-15 दिन की ड्यूटी पर कुंभ में तैनात किया गया है ताकि वो क्राउड मैनेजमेंट के लिए तैयार हो सके, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग उन्हें आसानी से कहीं और नहीं मिलेगी। कुंभ से यूपी में 2 लाख करोड़ से अधिक का टर्नओवर होगा। उनका मानना है कि एक व्यक्ति जब कुंभ में आएगा तो कम से कम अयोध्या, चित्रकूट, काशी, लखनऊ भी जाएगा, तो इन सब में भी कम से कम प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए खर्च करेगा। क्राउड काउंटिंग पर कहा कि हमने 3700 AI बेस्ड कैमरे लगाए हैं जो लोगों की वास्तविक गिनती कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जस्टिस शेखर यादव ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को अपना स्पष्टीकरण भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है, मैं अपनी टिप्पणी पर कायम हूं, इससे न्यायिक आचरण के किसी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हुआ है। 20वें हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दिए गए अपने संबोधन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने माफी नहीं मांगी है। उन्होंने इस संबोधन के ऊपर उठे विवाद को लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर अपना जवाब दिया है। जस्टिस यादव ने अपने संबोधन को नियमों के अनुसार बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस शेखर यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को पत्र भेजकर जवाब दिया है। जस्टिस यादव ने कहा कि उनके संबोधन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जस्टिस शेखर यादव ने मांग की है कि न्यायपालिका को उनका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि उनके जैसे लोग अपना बचाव नहीं कर सकते। जस्टिस शेखर यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि उनका संबोधन संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप था।
उन्होंने कहा है कि यह उनकी सामाजिक मुद्दे पर विचारों की अभिव्यक्ति थी, न कि किसी समुदाय के प्रति घृणा पैदा करने वाली बात। उन्होंने कहा कि यह संबोधन किसी तरह से न्यायिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। जस्टिस यादव ने यह जवाब 17 दिसंबर 2024 को उनकी सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की बैठक के बाद दिया है। इस कोलेजियम की अध्यक्षता सीजेआई संजीव खन्ना कर रहे थे। इसके बाद जनवरी 2025 में सीजेआई खन्ना ने जस्टिस भंसाली से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद जस्टिस शेखर ने यह जवाब भेजा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि जस्टिस शेखर यादव ने यह जवाब एक वकालत के छात्र और एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी की शिकायत के बाद मांगा गया था। यह सभी शिकायतें 8 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूसीसी पर आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव के संबोधन के बाद की गई है। यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के लीगल सेल ने करवाया था। इस कार्यक्रम में जस्टिस यादव ने मुस्लिमों में कट्टरपंथ और रूढ़िवादिता को लेकर कुछ बातें कही थी। उन्होंने कठमुल्लों को देश के लिए घातक बताया था। उन्होंने यूसीसी जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे थे। इसके बाद उनके पीछे पूरा लिबरल और वामपंथी गैंग पड़ गया था। जस्टिस शेखर यादव ने यहां कहा था, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह हिंदुस्तान है। यह देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार चलेगा। यही कानून है। आप यह नहीं कह सकते कि मैं हाईकोर्ट के जज होने के नाते ऐसा कह रहा हूं। दरअसल कानून ही बहुमत के हिसाब से काम करता है। जस्टिस शेखर यादव ने मुस्लिमों में फैली रूढ़िवादिता और दकियानूसी को लेकर प्रश्न खड़े किए थे। उन्होंने कहा, हमारे हिंदू धर्म में बाल विवाह, सती प्रथा और बालिकाओं की हत्या जैसी कई सामाजिक कुरीतियां थी। राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने इन कुरीतियों को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। लेकिन जब मुस्लिम समुदाय में हलाला, 3 तलाक और गोद लेने से जुड़े मुद्दों जैसी सामाजिक कुरीतियों की बात आती है, तब उनके पास इनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और आगे की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल लाइव टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।